नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने का समय बचा है। ऐसे में बीजेपी सहित सभी पॉलिटिकल पार्टी अपनी रणनीति को धार देने में लगी हुई है। बीजेपी ने इस बार 370 पार का लक्ष्य रखा है, तो वहीं अन्य विपक्षी दलों का मकसद इस चुनाव में कुछ भी करके बीजेपी को पटखनी देना है। बीजेपी की तरफ से लोकसभा के पिच पर बैटिंग करने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह उतरे हैं। अमित शाह ने राजस्थान के 9 लोकसभा सीटों को साधने के लिए बीकानेर, उदयपुर और जयपुर क्लस्टर का दौरा किया। इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें जीत का मंत्र दिया। बता दें, हम जिन 9 लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं उनमें दौसा, जयपुर ग्रामीण, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और उदयपुर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर सीट शामिल है। शाह ने जयपुर में एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित किया और इस बार भी राजस्थान के सभी 25 सीटों को फतेह करने पर जोर दिया। बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 200 में से 115 सीटों पर भारी जीत मिली थी, जिसके बाद कांग्रेस विपक्ष में बैठने को मजबूर हो गई। 85 सीटों पर जहां बीजेपी को नुकसान हुआ, पार्टी पर डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है। कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अंदरूनी कलह किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस में कलह इस कदर है कि एक के बाद एक नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। कल ही महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने पार्टी को अलविदा कह दिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। लेकिन कांग्रेस के लिए एक संतोषजनक खबर ये सामने आई है कि सोनिया गांधी निर्विरोध रूप से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गई हैं। तो वहीं बीजेपी नेता मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया भी निर्विरोध चुने गए हैं। राजस्थान के सियासत पर सुनिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट हेमंत भाई गोयल का क्या कुछ कहना है। देखिए, 2014 के चुनाव में बीजेपी को 25 में 25 सीट मिली, 2019 के चुनावों में 25 की 25 सीट मिली और अब जब नरेंद्र मोदी ने नारा दिया कि बीजेपी 370 के पार, तो अब तो एक एक सीट पर बीजेपी की नज़र है। और उसी लिहाज से हम देखें कि अब पूर्वी राजस्थान की ईआरसीपी योजना के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के लिए भी ताजेवाला हेडवर्क्स परियोजना पर इन्होंने त्रिपक्षीय साइन हो गए हैं, केंद्र का और हरियाणा के और राजस्थान के। और अब चूरू, झुंझुनू और सीकर के लोगों को भी पानी की प्यास बुझेगी, वहाँ पानी की समस्या, पेयजल की समस्या खत्म होगी। महेंद्र सिंह मालवीय डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर एक बीजेपी की कुछ कमजोर कड़ी थी, वो भी अब पूरी हो गई। कांग्रेस बिल्कुल संभलने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा में लग रहे हैं, उनको लगता है जैसे लोकसभा चुनाव अभी नहीं है, अगली साल है। उनके पास कोई प्लान नहीं है। अब अमित शाह ने आज राजस्थान आकर और लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कांग्रेस उस रणनीति पर काम नहीं कर रही। उनके पास कोई इस तरह की रणनीति नहीं है कि वो एक आध सीट निकाल सके। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए न्यूज रूम लाइव सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टी अपने पूरी दमखम लगाने में जुट गई है और 25 सीटें जीतने का दावा कर रही है। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। 2014 और 2019 में 25 की 25 सीटें अपने खेमे में किया भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, नागौर में 2019 लोकसभा सीट पर गठबंधन में थी बीजेपी, क्या फिलहाल ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है और किस तरीके से जातिगत समीकरण तमाम सीटों पर बैठा रखी है भारतीय जनता पार्टी? देखिए चंदा, 2024 के इस महारण में जो है वो लगभग पूरी तरीके से बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है और नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है वो मास्टर ब्लास्टर बल्लेबाज अमित शाह जो है वो राजस्थान यानी कि मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत भी कर चुके हैं और मध्य प्रदेश को उन्होंने एक 25 सीटों का एक वो बेहतरीन स्टेडियम या यूं कहें वो पिच तैयार की है कि इस पिच पर अब जो है वो 25 की 25 सीटों को किस तरीके से जीता जाएगा, उसको लेकर के जो है वो अमित शाह ने बीकानेर, उदयपुर और जयपुर पर सबसे बड़ा पहला निशाना साधा है। लगभग 9 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं यहाँ पर जिन पर वो एक साथ एक दिन में साधने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपका सवाल ये था कि क्या नागौर में क्या गठबंधन को लेकर के, देखिए बीजेपी ने अब तक
बहुत कम ऐसे चुनाव होंगे जहां पर गठबंधन किया है। हालांकि बीजेपी चुनाव से पहले ही चंदा पूरी तरीके से मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, या फिर ये कहें कि किसी भी तरीके से या किसी भी एंगल से वो पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। चाहे वो उसके लिए जो भी पीछे उनको तैयार करनी है, चाहे वो अगर विरोधियों को खेमे से अगर किसी विधायक को भी उठाने हैं तो वो कैसे भी करके वो अपना काम निकाल सकती है। लेकिन इस बार जो है वो आप देखिए कि पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान को उन्होंने किस तरीके से साधा है। आप देखिए शेखावटी में इन्होंने हाल ही में जो है वो पंजाब और राजस्थान के बीच में जो है वो पानी का करार हुआ है, तो अब यहाँ के किसानों को भी पानी मिलेगा। अगर हम पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो है वो ERCP का सबसे बड़ा मुद्दा लगातार यहाँ पर गरमा रहा था। यहाँ पर भी बीजेपी ने उसको आराम से बिल्कुल टेस्ट मैच की तरह उन्होंने बिल्कुल इस मसले को जो है वो जनता के बीच पहुंचा दिया। अब देखिए कि जब बीजेपी को लगा कि अब हम कहीं ना कहीं दक्षिणी राजस्थान में कमजोर पड़ रहे हैं, तो उन्होंने सबसे चर्चित आदिवासी चेहरे यानी कि महेंद्रजीत सिंह मालविया को वहां से उन्होंने जो है वो कैप्चर किया। हालांकि अब बीजेपी को लग रहा था कि अब जो है वो दक्षिणी राजस्थान में कहीं ना कहीं बीजेपी इसलिए कमजोर थी क्योंकि वहां पर नेता पूरी तरीके से या तो नरेंद्र मोदी की योजनाओं को धरातल पर नहीं पहुंचा पाए, तो वहीं उन्होंने काउंटर अटैक में कांग्रेसी नेताओं ने अशोक गहलोत की योजनाओं को इस तरीके से उतारा कि उनको विधानसभा चुनाव में 5 में से 4 सीटें जो है वो कांग्रेस के झोली में गई और 1 सीट बीजेपी की झोली में आई। लेकिन यहां पर अब जो है पूरा खेला जो है वो लोकसभा चुनाव का है। लोगों को, पब्लिक को पता है कि पहले विधानसभा चुनाव आएंगे, इसके बाद लोकसभा चुनाव आएंगे। अब लोगों को पता है कि हमारा 1 वोट सीधा नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगा, तो ये सियासी गणित जो है वो विधानसभा चुनाव से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, इसके अलावा डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट की बात कर ले तो वहां पर पहले से ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खुद को कमजोर मान रही है। हालांकि देखा जाए महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उम्मीद लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि बांसवाड़ा से उन्हें उतार सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं उदयपुर लोकसभा सीट की बात कर ले या फिर आसपास यानी कि जो आदिवासी क्षेत्र रहा है उसमें किस तरीके का लाभ भारतीय जनता पार्टी को तमाम लोकसभा सीट पर देखने को मिल सकता है? देखिए चंदा, इस सवाल पर तो सिर्फ मैं इतना सा कहूँगा कि इतनी सी आरजू है आज मेरी, सियासत में तेरा हिस्सा हो भरपूर। हालांकि अब महेंद्रजीत सिंह मालविया जिस तरीके से उन्होंने एंट्री की है बीजेपी में, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर वो जो रणनीति थी, जो फेल हो रही थी बीजेपी की, वो रणनीति पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो रही है। चलिए अब आप आ जाइए उदयपुर पर। देखिए उदयपुर में आज वो खुद अमित शाह कार्यकर्ताओं के साथ में, समन्वयक समिति के साथ में, लोकसभा जो समिति है उनके साथ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं में देखिए कि किस तरीके से जोश भरने का काम किया। सबसे पहले आप देखिए कि लोकसभा चुनाव से पहले जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी की है वो किस तरीके से धरातल पर काम कर रही है। रोजाना लोगों के पास योजनाएं पहुंच रही है, रोजाना लोगों के पास मोदी का मैसेज पहुंच रहा है। अब आप देखिए कि ज्यादा यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता को इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिस तरीके से इनके लिए एक चैलेंज था 2014, क्योंकि 2014 के अंदर एक टारगेट यह था कि कैसे भी करके केंद्र में जो है वो एनडीए की सरकार बने, तो वो यहां से अब शुरुआत हो चुकी है चंदा। लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा तिलिस्मी जो जादू होगा या फिर इसको रोक पाएगी, क्योंकि पूरी तरीके से धरातल पर अब आप 25 के 25 सीटों का सियासी गणित अगर समझेंगे तो मैं सिर्फ 2 लाइन के अंदर समझाना चाहूंगा कि यहां पर जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल को लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से बिखर चुकी है या तितर बितर हो चुकी है, अब कांग्रेस के ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। लेकिन ठीक है, ऐसे में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन इसमें 3 कैटेगरी बांटी गई है, ए, बी और सी। पहला कैटेगरी यह है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त में है, यानी कि कह सकते हैं मजबूती है। दूसरा कैटेगरी भी इसी तरीके का है और तीसरा कैटेगरी कि जहां पर उन्हें चुनौती मिल सकती है। ऐसे में 3 कैटेगरी में जिस तरीके से बांटा गया है, आप तीनों कैटेगरी को कहीं ना कहीं विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं। देखिए चंदा, सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज ये थी कि ए कैटेगरी का मतलब ये है कि बीजेपी जहां कमजोर है पहले बीजेपी उसको साधना चाहती है। दूसरी चीज ये कि कहां से ज्यादा वोट परसेंट शेयर को बढ़ाया जाए, जहां पर चाहे वो विधानसभा के वोट शेयर हो, परसेंटेज हो, चाहे वो लोकसभा के रहे हो, जहां जहां पे भी अगर वोट परसेंटेज लग रहा बीजेपी को कि यहां से लोकसभा चुनाव में कम परसेंटेज वोट आए थे, तो अब यहां पर ए, बी और सी यानी कि पहले तो उस कड़ी को साधा जाएगा जहां से बीजेपी कमजोर थी, उस कड़ी को दूर किया जाएगा। दूसरी कैटेगरी में यह है कि जिस तरीके से वोट परसेंटेज को किस तरीके से बढ़ाया जाए। हालांकि लगातार जिस तरीके से 35% वोट शेयरिंग आज भी बीजेपी के पास है,
लेकिन इसको और बढ़ाने की कवायद जद्दोजहद की जा रही है। और तीसरा ये कि किस युवा चेहरे को उतारने से क्या उस जगह पर वोट परसेंटेज बढ़ सकता है, यह बीजेपी के लिए चंदा सबसे महत्वपूर्ण वो रहेगा। ठीक है, ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि 25 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 15 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नाम में बदलाव कर सकती है। ऐसे कौन मुख्य तौर पर नाम है जो सामने आ रहे हैं? देखिए चंदा, अभी लगातार आप देखिए कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव के बाद में लगातार सीएम के चेहरे को लेकर के जो मीडिया नाम चला रही थी, उसमें से एक भी नाम जो है वो सुर्खियों में नहीं आया। अब मोदी के प्लान के अंदर यह है कि जिस नेता का नाम अगर टीवी पर चला या उसका नाम सुर्खियों में आया, तो भले अगर वो उसका नाम अगर लोकसभा की सीट में अगर होगा भी सही तो वो पत्ता कट हो जाएगा। हालांकि अब यहां पर मीडिया भी जो है वो मोदी की रणनीति को समझ नहीं पा रही है, क्योंकि मोदी का प्लान जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है किसी के समझ से बाहर है। हालांकि अब कयास ये लगाए जा रहे हैं, अब आप देखिए कि राज्यसभा में भी किन किन चेहरों के नाम लिए जा रहे थे, वो एक भी चेहरे जो है वो सामने नहीं आए। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने आखिरी पंक्ति में खड़े कार्यकर्ता को वो बना दिया। अब आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में भी, और सबसे खास बात चंदा की, बीजेपी में अगर आपको टिकट चाहिए तो आपको कृष्ण और सुदामा की वो जोड़ी देखनी पड़ेगी, क्योंकि सुदामा ने जब जब भी कृष्ण से मांगा है तो एक याचक बन करके या याजक बन करके उन्होंने वो चीज मांगी है। तो बीजेपी के अंदर सबसे खास बात यह है कि अगर आप याजक बन करके जाएंगे या याचक। ठीक है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपना पिच लोकसभा चुनाव के लिए तैयार कर चुकी है। लेकिन ऐसे में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि पिछले 3 महीने से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान करने की सोच रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। कहा जा रहा है 3 नामों का चयन किया जा रहा है, लेकिन 3 नाम भी ऐसे किए जा रहे हैं वो भी चुनाव लड़ने से इंकार कर रही हैं। देखिए चंदा, ये गाहें बगाहें जो बातें चल रही है, जिस तरीके से सुर्खियां बनाई जा रही है, लेकिन कांग्रेस भी जो है वो ठोस रणनीति बना करके काम करेगी। ऐसा नहीं है कि वो पहले ही हथियार डाल देगी। हालांकि अभी भी जिस तरीके से अब आप देखिए कि सोनिया गांधी ने राज्यसभा का, जैसे ही राजस्थान के रास्ते से वो राज्यसभा पहुंची है तो थोड़ी सी उत्साह जो है वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नजर आई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इधर मिशन 400 पार, अब 400 पार करने के लिए हालांकि कांग्रेस के पास इतना दमखम नहीं है। हालांकि कांग्रेस के पास दमखम तब होता जब जो हाथ का दामन छोड़ करके कमल का दामन थाम चुके हैं, आज अगर वो कांग्रेस में होते तो कहीं ना कहीं एक दिशा और दशा तय हो जाती कि कांग्रेस की कम से कम 2 या 3 सीटें राजस्थान में आ सकती है। लेकिन अब पूरी तरीके से कांग्रेस जो है वो खाली झुंझुनों की तरह हो गई है, सिर्फ बचती हुई नजर आ रही है। अब आप देखिए कि बिल्कुल कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो करके लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया, तो दूसरी तरफ संगठनात्मक तरीके से गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर दौरे पर रहे, और इसके अलावा राजस्थान की 25 में से 9 लोकसभा सीटें रही हैं जिसका वो दौरा करेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के हाल यह है कि 3 महीने से प्रत्याशियों का चयन तक नहीं कर पाई है। बहरहाल वाकई देखना है हमको कि किस तरीके से रोड मैप तैयार होता है कांग्रेस पार्टी में। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए।